अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बीम वाला और स्लैब वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे वो सारे हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कॉलम वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। दैन इसके बाद आपसे इसके जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और आफ्टर दैट जो है हम न्यूमेरिकल इसके जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो लेकिन इससे पहले मेरे व्यूअर्स से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो बनाएं वो फौरी तौर पर आपको मिल सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज बेसिकली जो हमने पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कॉलम, इसकी ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अगर ये आपके नॉलेज में है तो आप जो आपके न्यूमेरिकल है उसको बड़ी आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं? इन चीज़ों को हम कहते होते हैं प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ कॉलम। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ कॉलम। यानी इसमें कॉलम में जो भी सरिया या जिस तरह की जो भी उसकी सेटिंग की जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब के बारे में जो है वो एक एशियाई कोड के मतलब जो है वो बताया जाता है कि इस कोड के मुताबिक जो है वो ये बात इतनी रखनी है, लंबाई इतनी रखनी है, जो है वो डाया इतना रखना है। ये सारी बातें जो है ये बताई जाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल डिटेल्स कहते हैं। यानी कॉलम के डिज़ाइन के मतलब जो ज़रूरी बातें कोड के मुताबिक हैं उनको हमारे इल्म में होना चाहिए और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल डिटेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉलम में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले जो बार यूज़ होती है कॉलम में वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल बार। कौन सी बार होती है? लॉन्गिट्यूडिनल बार। तो लॉन्गिट्यूडिनल बार के बारे में जो एशियाई कोड है वो क्या कहता है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिप should not exceed 8% of the gross area। यानी जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल बार जो आपने कॉलम में इस्तेमाल करनी है उसका जो मैक्सिमम एरिया है वो पूरे कॉलम का जो ग्रास एरिया है, पूरे कॉलम के एरिया को क्या कहते हैं? ग्रास एरिया। उसका 8% से ज्यादा आपने लॉन्गिट्यूडिनल स्टील जो है इस्तेमाल नहीं करना। देन वो कहता है कि इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या चीज होती है ये शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक स्टील बार है और एक स्टील बार यहाँ पे है। ये यहाँ पे ये जो है ना कुछ स्टील बार, ये दोनों स्टील बार एक दूसरे के ऊपर थोड़ी सी चढ़ा के रखी गई हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। तो कहता है कि इन केस ऑफ ओवरलैपिंग नॉट एक्सीड 4%। ओवरलैपिंग की सूरत में लॉन्गिट्यूडिनल स्टील का एरिया जो है वो 4% से तजावुज नहीं करना चाहिए। देन वो कहता है कि इकोनॉमिक रेशो जो है वो 1 से 2% है। इकोनॉमिक रेशो से मुराद वो रेशो या उतने परसेंट स्टील जो हमारे लिए सस्ता होता है, यानी हमारी कास्ट उसके ऊपर कम आती है। कम कास्ट वाला स्टील जो एक इमारत में सॉरी एक कॉलम में जो है वो इनफ होता है, कम से कम वो कास्ट जो है इतने परसेंट अगर हो, 1 से 2% स्टील जो है इतने परसेंट अगर हम कॉलम में इस्तेमाल करें तो हमारी जो कास्ट है वो है क्या होगी? इकोनॉमिक होगी। और नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज ये जो आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ये चीपेस्ट है, यानी कि जिससे हमें लगता है कि ये हमारा कॉलम में जो स्टील है वो जरा सस्ता पड़ेगा। ये नॉर्मल रेंज है कि 3 से 6% आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो क्या होगा कि आपका कॉलम जो है वो बेहतरीन स्टैंडर्ड का होगा। देन दूसरे नंबर पे है कि मिनिमम डाया यूज्ड। इतना डाया मिनिमम यूज करना है 12 मिलीमीटर या आधा इंच। लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार का जो डाया मिनिमम आप इसमें यूज करेंगे वो कितना होना चाहिए? 12 मिलीमीटर या आधा इंच होना चाहिए। देन मैक्सिमम डाया यूज वो कितना होना चाहिए? 50 मिलीमीटर, 50 mm होना चाहिए या 2 इंचेस। 0.5 से 2 इंच और 12 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक का डाया बार जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट लेंथ ऑफ लैब। ये जो मैंने लैब आपको बताया ये इसकी लेंथ जो है वो भी कैलकुलेट करते होते हैं और किस फार्मूले से करते हैं? D multiplied by FCC divided by FB, where D is equal to dia of bar
देन FCC कंप्रेसिव स्ट्रेस, और FB क्या है, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस, यानी स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्ड बनता है उस दोनों की जो एवरेज स्ट्रेस होती है उसको हम कहते हैं एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस। और उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, FB से ज़ाहिर करते हैं। अगर डाया को जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उससे मल्टीप्लाई करके इससे हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगी, लैब की लेंथ होगी, ओवरलैप की लेंथ होगी। देन एवरेज लेंथ ऑफ लैब मालूम करने का हमारे पास एक ACI कोड के मुताबिक जो है वो एक हमें कुलिया दे देगा, वो क्या है 35D, यानी अगर आप डाई को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एवरेज लेंथ ऑफ लैब क्या होगी, एवरेज लेंथ ऑफ लैब। देन हमारा 4 पॉइंट है जी कि अब लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार यूज होता है और एक बहुत लेंथ कॉलम की लंबाई काफी ज्यादा हो सकती है, तो इतना बड़ा जो है स्टील बार वो दस्तयाब नहीं भी होता। तो अगर आप दो स्टील बार्स को जो है वो जोड़ के एक मुकर्रर आपने जो लेंथ होती है उसको हासिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको ओवरलैप करना पड़ता है। तो उससे हमें ये याद होता है कि एक तो हमें लॉन्गिट्यूडिनल बार चाहिए, दैन दूसरा जो है उसमें आपको ओवरलैप है उसको आपको डिस्कस करना होता है, उसको आपको जानना होता है, उसको फाइंड करना होता है उसकी लेंथ। देन जो है कॉलम के अंदर हमारे पास जो चीज इस्तेमाल होती है वो होती है लेटरल टाइज। लेटरल टाइज को आम ज़बान में उर्दू में हम कहते हैं रिंग। क्या कहते हैं, रिंग। रिंग कौन से होते हैं कि अगर ये एक कॉलम की बार ले लें, तो इस तरीके से आप देखिएगा जरा, ये चीज, इस चीज को हम कहते हैं रिंग या लेटरल टाइज। अब ये एक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इस्तेमाल होती है, दूसरा क्या इस्तेमाल होते हैं, लेटरल टाइज या रिंग। अब इनका भी कुछ डाया होगा, वो डाया कितना होना चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Lateral ties dia should not be less than 1/4 of the dia of longitudinal bar। जो डाया है longitudinal bar का उस डाये का 1/4 हिस्सा 1/4% जो है उससे कम 1/4 से कम इस लेटरल टाइज का डाया जो है वो नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई आपको कि 1/4 इसका लॉन्गिट्यूडिनल बार का इससे कम जो है वो लेटरल टाइज का डाया नहीं होना चाहिए। देन जो है दूसरी शर्त क्या कहता है कि इट शुड बी 5 मिलीमीटर और 3/16 इंचेस। यहाँ तो इसको ये शर्त लागू होगी कि 1/4 लॉन्गिट्यूडिनल बार कटाएगा, या फिर इसको इट शुड बी इसको होना चाहिए 5 मिलीमीटर और 3/16 इंचेस। लेटरल टाइज के डाई के बारे में क्या हमें इसके एक कोड कहता है कि या तो ये होना चाहिए या फिर जो है वो उसको 5 मिलीमीटर होना चाहिए। देन हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं पिच ऑफ लेटरल टाइज। ये आपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि पिच क्या होती है कि दो रिंग्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, दो रिंग्स के मराकज़ के या दो लेटरल टाइज के मराकज़ के दरमियानी फासले को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। तो पिच ऑफ लेटरल टाइज ये डिजाइन के मुताबिक क्या होनी चाहिए, इसके लिए तो 3-4 उन्होंने क्लासेस दी हैं। नंबर 1 है जी कि लीस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम, कॉलम की जो सबसे छोटी पैमाइश है डेफिनेटली उसकी वो ब्रेथ ही होगी, कम से कम जो है वो पिच कितनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए। और दूसरी क्लास है कि 16 टाइम्स 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करें स्मॉलेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, यानी जो इस कॉलम में लॉन्गिट्यूडिनल बार का डाया इस्तेमाल हो रहा है, जो कम से कम लॉन्गिट्यूडिनल बार का डाया इस्तेमाल हो रहा है, उसको अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पिच निकल आएगी उस कॉलम में। थर्ड क्लास है जी के 48 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ लेटरल टाइज। ये जो लेटरल टाइज है इनका जितना डाया है उसको 48 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा आपकी ये जो पिच है उस कॉलम की इतनी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आपको आ रही हो। फोर्थ क्लास ये है कि इट शुड बी 30 सेंटीमीटर और 1 इंच। इसको 30 सेंटीमीटर होना चाहिए या 1 इंच नहीं होगा, ये 1 फीट होगा। 1 इंच में 30 सेंटीमीटर हो, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होंगे ना,
तो आपका ये कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इसको पास करना जरा। देन हमारे पास 6 पॉइंट जो है वो है कंक्रीट कवर। डेफिनेटली कॉलम हो, स्लैब हो, बीम हो, तो उसमें कंक्रीट कवर और प्रोटेक्टिव कवर की बात जो है वो जरूर आती है। कंक्रीट कवर हमारा इसमें कितना होना चाहिए, शुड बी 25 मिलीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इन कॉलम। कॉलम में कितना होना चाहिए कंक्रीट कवर, 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच। देन दूसरी क्लास जो कंक्रीट कवर के बारे में है कि इक्वल टू मैक्सिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार। इस जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है कॉलम में यूज हो रही है, उसका जो सबसे बड़ा डाया है, यानी जिस मैक्सिमम डाया की बात जो है वो यूज हो रही है कॉलम में, उतना ही आप कंक्रीट कवर जो है वो आप रख सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि फॉर शेल्टर्ड कॉलम। शेल्टर्ड क्या होता है, आपने सेकंड ईयर की ड्राइंग में छतों वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, शेल किस्म की छतें, या उर्दू में लिखा होता गुंबद किस्म की छतें। तो ये जो शेल्टर्ड कॉलम होते हैं इनका थोड़ा सा हेड ऊपर बना दिया जाता है, यानी कि कई जगह पे भी इस तरह की शेप आप देखी होगी आपने। अगर ये कॉलम है ये, और यहाँ से ये इस तरीके से जुड़ा है, इस तरह की शेप आपने कहीं मस्जिदों में या जो है वो कोई ये जो इमाम बारगाह है, इस तरह के कोई भी दरबार वगैरह का, वहाँ पे आपने इस तरह की शेप जो है वो देखी होगी कॉलम। तो बेसिकली इस तरह के कॉलमों को क्या कहते हैं, शेल्टर्ड कॉलम। तो इस तरह के नहीं होंगे वो अनशेल्टर्ड हो जाएंगे। शेल्टर्ड कॉलम के लिए वो क्या कहता है, कंक्रीट कवर 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनशेल्टर्ड के लिए कितना होना चाहिए, 7 या 5 सेंटीमीटर। सो ये कुछ डिटेल्स थी, ये कुछ मालूमात थी, ये कुछ डिज़ाइन के मुताबिक एशियाई कोड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताई हैं, और आपने इनको जो है वो अपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, अच्छे तरीके से करने हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।